हेलो फ्रेंड्स, बाइस हुसैन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास, जिसमें आपको लगभग 15 मिनट में 50 से अधिक प्रश्नों को इसमें सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रारंभ करते हैं। इतिहास ना, इतिहास किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने शुरू से लेकर आज तक जितना विकास किया है और जिसका लिखित प्रमाण मिलता है उसे इतिहास कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का पिता की बात किया जाए तो ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था ना। इतिहास का पिता किसे कहा था है? तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का कहा था, पिता कहा था है। ठीक है, अब देखिए इतिहास किसे कहते हैं। तभी बताए थे कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने शुरू से लेकर आज तक जितना विकास किया है और जिसका लिखित प्रमाण मिलता है उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास को सुविधा के दृष्टिकोण से ना, इतिहास को, हिस्ट्री को जो है सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है ना। जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में लिखने का तो प्रमाण मिलता है, ठीक है, यानी जिस काल का लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल में लिखने के साथ साथ पढ़ने के कला का विकास हुआ है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि आपका प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन की सुविधा से 3 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को जो है अध्ययन की सुविधा से इसको भी कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, इसके बाद मध्य पाषाण काल और इसके बाद नव पाषाण काल होगा। ठीक है, तीनों में देखेंगे कि एक चीज कॉमन है, वो है पाषाण। पाषाण का अर्थ क्या होता है? तो पत्थर होता है, यानी इस काल का संबंध कहीं न कहीं किससे रहा? पत्थर से रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो जिस काल के औजार पूरी तरह से पत्थर के बने होते थे उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल क्या है? जिस काल में पत्थर के साथ साथ अन्य धातु का यूज किया गया, प्रयोग किया गया, उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल, जिस काल के औजार पूरी तरह से धातु के बने होते थे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद हम यहाँ देखते हैं सेकेंड प्रश्न क्या है। सेकेंड प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता ना, ये क्यों प्रसिद्ध था? तो सिंधु सभ्यता जो है आपका इस सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध था ना। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता ना, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला जो नगर था वो हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सभ्यता का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी घाटी के किनारे हुआ था। ठीक है, सॉरी, सिंधु नदी किनारे हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता को जो है सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमाण सरस्वती नदी किनारे प्राप्त हुआ है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह सभ्यता क्यों प्रसिद्ध था? तो सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय बोलेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। सिंधुवासी का मुख्य फसल, तो फसल की बात बोलेगा सिंधुवासी का जो मुख्य फसल था वो क्या था? तो गेहूं और जौ हो जाएगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो क्या उपजाते थे? तो जौ और गेहूं का लोग कृषि करते थे, खेती करते थे। इसके बाद है सिंधु सभ्यता का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो इसका नाम है मांदा। क्या है? नाम है मांदा हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ना। जम्मू कश्मीर का एक जिला है अखनौर जिला, इसी अखनूर जिला में मांदा जो होगा, जो जो जगह है हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल स्थित है, जो आपका चीनाब नदी किनारे स्थित है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो दक्षिणी बिंदु कहाँ थी पड़ता है? दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये अहमदनगर जिला पड़ता है महाराष्ट्र की। नदी का नाम बोले तो नदी का नाम है गोदावरी नदी। ठीक है, और उसे सहायक नदी का नाम है प्रवरा नदी। तो ऑप्शन या तो गोदावरी या प्रवाह आपका रहेगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेगा, इसका नाम है आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के मेरठ जिला में पड़ता है। नदी की बात करेगा, नदी का नाम आपका हिंड नदी हो जाएगा। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो पश्चिमी बिंदु का नाम कहा जाएगा सूतकांगे डोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन होगा? तो मांदा हो जाएगा, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या होगा? दायमाबाद, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूर्वी बिंदु का नाम है आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है? यूपी के मेरठ में। अब पश्चिमी बिंदु का बाद नाम का हो जाएगा सूतकांगे जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के आपका हो जाएगा बलूचिस्तान प्रांत। और नदी का नाम पूछेगा तो नदी का नाम का हो जाएगा दास नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसके बाद आगे देखिए, यहाँ बोलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना हमें जानकारी दी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन था? तो उनका नाम था चार्ल्स मैसन ना, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था चार्ल्स मैसन। और ना इन्होंने जानकारी कब दिया था? 1826 में दिया था। ठीक है, देखिए कहता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित कौन थे? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुआ था ना, वो किनके का नेतृत्व में हुआ था, देख रेख में हुआ था? तो उनका नाम है सर जॉन मार्शल हो जाएगा। हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता कैसा था? तो कांस्ययुगीन ना, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्ययुगीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि आपका भाव चित्रात्मक था ना। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था? तो भाव चित्रात्मक था। मिस्र के राजा को क्या कहा था? तो मिस्र के राजा को फराहो बोला गया है। ठीक है, पूछेगा कि मिस्र के राजा को क्या कहते थे? तो फराहो कहते थे। इसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, लिपि का आपका खरोष्टी लिपि। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा, जो दाएं से बाएं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता जो लिपि था वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। लेकिन जब वो एक से अधिक लाइन का जब वो होता था तो उसको दाएं से बाएं, इसके बाद बाएं से दाएं लिखा जाता था। स्वास्तिक का चिन्ह ना, स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता का देन है? उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता ना, जिससे आपका पूजा पाठ का प्रमाण होता है, मिलता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था ना, देखिए पूछेगा आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आग जलाना। ये भी पूछता है कि आग का खोज किस काल में होता है? तो आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में। लेकिन मानव ने आग का प्रयोग करना कब सीखा? यानी मानव को आग से पूरी तरह से कब परिचित हुए थे? तो हुए थे नवपाषाण काल में हुए थे। ठीक है, आगे देखिए, इसके सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर था वो कूता हो जाएगा ना। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर था वो कूता हो जाएगा। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो कूता हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता में, किस काल में था? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में था ना, जो प्रागैतिहासिक काल के बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल बताए थे, जिसमें लिखित प्रमाण तो मिलता है लेकिन क्या लिखा हुआ इसका कोई जानकारी नहीं है। उसी का काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है ना। तो इसी काल में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए इसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक, अभी तक पढ़ा इसको नहीं गया है। आगे देखिए, अब देखिए हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा पड़ता है ना, हड़प्पा किस नदी का स्थित है? तो हड़प्पा पड़ता है कहाँ स्थित है? ये रावी नदी के तट पर ना, जो जब का सिंधु सहायक नदी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो लोथल हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लोथल, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी किनारे आपका हो जाएगा। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी हड़प्पा के लोग ना किससे आपका अपरिचित थे? तब का हो जाएगा लोहा ना, लोहा का खोज वैदिक काल में हुआ है ना। तो आपका इसी का मतलब का हड़प्पा सभ्यता के लोग को जो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन का रंगाई के लिए किस रंग के आपका मिट्टी किस रंग का प्रयोग करते थे? तो उस रंग का आपका हो जाएगा लाल ना, लाल हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के रंगाई के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मृद भांड चावल के दाने कहाँ से मिला? तो लोथल गुजरात से मिला है। कहाँ से मिला? लोथल गुजरात से मिला है। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? तो 2400 से कहीं 1750 देता है, तो कहीं कहीं 2500 से आपका 1750 देता है। तो आपको दोनों याद रखना है ना। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य, सिंधु सभ्यता कब से कब तक रहा? तो 2400 से लेकर 1750, या कहीं 2500 से 1750 देता है। तो दोनों आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान ना, पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया? तो मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास मनजी द्वारा किया गया था। जबकि हड़प्पा नगर के खोज बोलेगा तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत की बात करेगा तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो स्थित अनागार हो जाएगा ना। यानी पूरे हड़प्पा सभ्यता देखा जाए, पूरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत बोलेगा तब का मोहनजोदड़ो में, इससे अनागार हो जाएगा। इसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक का नाम होगा स्नानागार हो जाएगा ना। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है मेसोपोटामिया। देखिए मेसोपोटामिया, ठीक है, पूछता है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का होता है दो नदियों के बीच भूमि। उस नदी का नाम है दजला और फरात, यानी दजला और फरात के बीच है एक नए सभ्यता का विकास हुआ था, जिस सभ्यता का नाम कहा जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता ना, जिसका वर्तमान नाम भी इराक हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बोलता है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा का जो है खुदाई, हड़प्पा कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था ना। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सभ्यता को पहली बार क्या था? पता लगाया गया था। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो किसका पूजा किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी पूजा किया था ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा किया था? तो मातृ देवी। यानी इसी में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? तो मातृ सभ्यता था ना। अभी तो पितृ सत्तात्मक है, पहले मातृ था। आगे देखिए, इसके पुराण देखिए, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराण आपका 18 हो जाएगा ना। पुराण आपका कितना है? 18 हो जाएगा। वेद बोलेगा 4 हो जाएगा, वेदांग बोलेगा 6 हो जाएगा, सूक्तों की संख्या 10 और 28 होगा, उपनिषद आपका 108 हो जाएगा, और ऋचाओं की संख्या 10,400 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा ना।
इसके था। अब देखिए पुराणों की संख्या कितना तक करना, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन, तो मत्स्य पुराण ना, सबसे प्राचीन पुराण कौन है, सबसे प्राचीन पुराण क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, अब मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलता है, तो अंश सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। देखिए पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता कौन होगा, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा है ना। पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों का जो रचयिता हो जाएगा वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा हो जाएंगे। वेद देखिए, वेद की संख्या कितना है, 4। वेदांत क्या हो जाएगा 6। वेदांत क्या है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, ठीक है, वेदांत की रचना किया गया था, जिसकी संख्या यहाँ पर 6 बताई गई है। उपनिषद कितना, उपनिषद आपका 108 हो जाएगा ना। उपनिषद की संख्या कितना 108 हो जाएगा, जिसमें से 13 क्या आपका प्रमाणिक हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन होगा, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला का जो मुसलमान होगा उसका नाम अलबरूनी हो जाएगा ना। तो याद रखना है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो है मुसलमान कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था उसका नाम अलबरूनी ना, अलबरूनी हो जाएगा। इसके बाद उपनिषद विषय वस्तु है ना, यानी उपनिषद का विषय वस्तु क्या है, किस पर आधारित है, तो दर्शन शास्त्र पर आधारित है ना। उपनिषद किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। ब्राह्मण संबंधित है, ब्राह्मण आपका कर्मकांड संबंधित है ना, ब्राह्मण संबंधित है, तो ब्राह्मण किस संबंधित है, तो कर्मकांड संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद बोलेगा ना, देखिए वैसे वेदों की संख्या कितना है 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसके बाद आपका हो जाएगा सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, इसके बाद क्या होगा अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद बोलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अब वेदों की रचना कुछ क्या है, वेद व्यास ना। वेदों की रचना पूछेगा कि वेदों की रचना कौन किया है, तो वेद व्यास किया है। लेकिन आपका अथर्ववेद की रचना पूछे तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा क्या ना किया गया था, कौन किया है, अथर्वा ऋषि किया। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद कि ऋग्वेद में जो कितना मंडल है, तो मंडल पूछेगा तो मंडल की संख्या कितना, तो आपका 10 मंडल ना। सबसे कहता है कि ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितना है, तो आपका 10 मंडल होगा। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है वो आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। अभी पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, वो सबका है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरा मंडल हो जाएगा। ठीक है, इस आओ ना आप पूछेगा कि आपका जो गायत्री मंत्र इसका रचनाकार कौन है, तो कौन होगा, विश्वामित्र हो जाएगा ना। कहता है गायत्री मंत्र का लिखने वाले कौन है, तो आपका विश्वामित्र होगा। और ऋग्वेद जो है आपका ना सूर्य देवता सावित्री क्या समर्पित है। इसके बाद देखिए पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में जो है दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वां जो मंडल है इसमें दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया ना। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया, तो 7वां मंडल हो जाएगा। और जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। यह युद्ध जो लड़ा गया था वो परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी के नाम से आता है, के तट पर हुआ था। भी कई बार पूछा है कि आपका दशराग का युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था, उस नदी का नाम है परुष्णी नदी। ठीक है, जो वैदिक नाम है और आधुनिक नाम का रावी हो जाएगा, और रावी सिंधु क्या है, सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ऋग्वेद के किस एक वेद के किस मंडल में ना आपका सोम देवता का उल्लेख है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ठीक है, इसमें सोम देवता का उल्लेख है जो वनस्पति का देवता हो जाएगा। इसके बाद पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में समाज में जो 4 जो पुरुष सूक्त है उसका उल्लेख है, तो आपका हो जाएगा 10वां मंडल। इसमें समाज के 4 वर्ण के विषय में बताया गया है। पहला ब्राह्मण हो जाएगा, वैश्य, शूद्र का कहा जाएगा, सही आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का शूद्र हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका सामवेद। देखिए सामवेद, देखिए सामवेद क्या है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला गया है ना। पूछता है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक बोला गया है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा यजुर्वेद ना। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है ना, यानी कविता कहानी टाइप का दोनों में लिखा गया है। और जो चौथा वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्व का क्या होता है, तो जादू टोना होता है, जिसमें शादी विवाह ना तंत्र मंत्र जिसे कई कर्मकांडों का इसमें क्या है उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर ये आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।